आज अनेक लोगों ने अपनी बात यहाँ पर कही और जीविका समूह की 5 दीदियों ने भी अपनी बातों को रखा। किसी ने बाल विवाह से उनका अपना अनुभव हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी। एकता कुमारी शर्मा जी ने, और भागलपुर जिले में ही जो सतत जीविकोपार्जन योजना का उन्होंने उल्लेख किया और किस तरह से उसका उनको लाभ मिला, समुद्री देवी जी ने भी इस बात को कहा। और शराबबंदी को लेकर के समा प्रवीण जी ने अपनी बात रखी, पूरी बात को बताया। और बांका से भी सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत कुसुम पासवान जी ने अपनी बात कही। बाल विवाह को लेकर के ललिता देवी जी ने भी बात कही। तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। लेकिन हालांकि यहाँ के डीएम को हम कहेंगे कि भाई इतना संक्षेप में सबको काहे बोलने के लिए आप कहे थे। जो हम सतत जीविकोपार्जन योजना में घूम रहे थे, 6 जगह हो गया था, तो उसमें हमने सबको कह दिया था कि जीविका की दीदियों को अपनी इच्छा के मुताबिक पूरा बोलने का मौका दीजिए। तो आप कम समय काहे दे दी। पूरी बात हालांकि ठीक है, संक्षेप में ही बोल रही थी, लेकिन ठीक ही बोल रही थी और उन लोगों ने अपना अनुभव दिया। लेकिन बाकी सब जगह भी आखिरकार हम सतत ये बोलिए समाज सुधार अभियान में हैं, तो उनके साथ हम बातचीत करने के लिए आए हैं, अन्य लोगों के साथ बातचीत करने आए हैं, तो उनकी बात तो हम सुनना चाहेंगे, उनका जो अभियान है। तो आखिर इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को मालूम है ना कि शराबबंदी जो लागू हुआ, तो आखिर कैसे लागू हुआ, किस तरह से महिलाओं ने ही, जो जीविका समूह की थी, उन्होंने ही मांग किया था। 9 तारीख को, 9 जुलाई को 2015 की बात है, पटना के कार्यक्रम में हम लोग थे। इन्हीं लोगों का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में हम अपनी बात कह करके बैठे थे। तब तक वही पटना में, जब जहाँ उपस्थित थी जीविका की दीदियाँ, तो उन्हें वहाँ से मांग कर दिया, शराबबंदी लागू किए। तो हम तो जाके बैठ रहे थे, तो हमको लगा कुछ शराबबंदी की बात की है। तो उसमें जो मंत्रीगण थे और लोग थे, पूछे कि क्या सब कहाँ शराबबंदी की बात की। लौट करके आ करके फिर हमने कहा कि अगर अगली बार आ जाएंगे तो 2015 की बात, उसके 3 महीने के बाद ही चुनाव होना था, 4 महीने का। हमने कहा अगली बार फिर आ जाएंगे तो बिहार में शराबबंदी लागू कर देंगे। तो ये जीविका की दीदियां का, ये उन्हीं की बात थी, महिलाओं की मांग थी। उन लोगों ने इस बात को रखा कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। और जो बात है, हम तो शुरू से चाहते थे, हम लोग तो इसके लिए पूरा अभियान चलाते रहते थे, लेकिन लगता था कि पूरा प्रभावकारी होगा नहीं होगा। लेकिन उस दिन जब महिलाओं ने ये मांग की तो मुझे इतनी खुशी हुई, और उसके बाद हम लोगों ने घोषित कर दिया। और सबको मालूम है ना, जब 2015 के बारे में हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि आएंगे फिर सरकार में तो लागू करेंगे, और उसके बाद ही जैसे ही फिर हम लोगों को काम करने का मौका मिल गया 15 में, और जब शपथ ग्रहण हो गया नवंबर महीने में ही, और उसके बाद ही 26 तारीख को, 26 नवंबर को ही जो पहली मीटिंग की, और उसी में हम लोगों ने ये बात तय कर दिया कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए अभियान चलाइए। तो पूरा का पूरा अभियान चला। और जब इसको लागू कर दिया गया, आप जानते हैं 1 अप्रैल से शराबबंदी 2016 में लागू किया गया। और जो बड़े शहर थे कॉरपोरेशन वाले, तो उसमें आप समझ लीजिए कि बड़े शहरों में सिर्फ हम लोगों ने कर दिया था, चूंकि पूरा का पूरा अभियान चला था देहाती इलाकों में। तो हम लोगों को लग रहा था कि पूरे बिहार में तो देहाती इलाकों में लागू कर देंगे, जो प्रमुख शहर हैं जहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया, तो वैसी जगहों पर हम देसी शराब को तो बंद कर देंगे, लेकिन कुछ दिन तक अभी वहाँ अभियान चलाएंगे और विदेशी शराब चलेगा। लेकिन जब गाँव में तो बंद हो गया, लेकिन जब प्रमुख शहरी इलाकों में कुछ जगहों पर था, तो देखिए उसके बाद कितना ज़्यादा विरोध शुरू हो गया। कोई दुकान खोल रहा था
तो लोग दुकान नहीं खोलने दिया। महिलाओं ने, पुरुषों ने, नवयुवकों ने, सब ने इतना विरोध किया चारों तरफ, पटना से लेकर के हर जगह। तो बड़ी हम लोगों को खुशी होने लगी और लगा कि साहब हम सोच रहे थे कि शहरी इलाकों में अभी वातावरण है, लेकिन जो हम लोगों ने वातावरण देखा उसके बाद ही, और उस समय हाउस चल रहा था, असेंबली चल रहा था, तो वही 4 तक था, हमने हर दिन देखा। और 4 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग की। और अभी फिर हैं के पाठक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके उत्पाद एवं निबंधन विभाग का फिर इनको जिम्मेवारी है, ये मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का। ये उस समय भी थे, याद है किस तरह से लोगों को तत्काल जो हम लोगों ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद 5 तारीख को ही, 5 फरवरी को ही पूरे तौर पर ऐलान कर दिया और कैबिनेट की मीटिंग करके कि साहब अब शहरी इलाके में भी लागू हो जाएगा। मतलब सिर्फ 4 दिन बीच में गैप रहा, लेकिन बाकी पूरे बिहार में लागू हो गया। और कितना बड़ा अभियान चला। और उसके बाद उसी समय जब ये चीज़ लागू कर दिया गया, तो फिर हमने सोचा कि हर कमिश्नरी में, उसके मुख्यालय में एक एक जगह जा करके हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे और मिलेंगे। ये बात शुरू हो गया था। और आप जानते हैं सबसे पहले तो हम यहीं पर आ गए थे, भागलपुर में ही। जहाँ तक हमको याद पड़ रहा है, उस समय का शुरुआती दौर में जो हम लोगों ने शुरू किया था 2016 में, वो यहाँ पर भी आए थे। तो पूरे तौर पर कितनी बात हुई। और उस समय भी जो महिलाएं आती थी, सबसे पूछते थे कि क्या अनुभव है, और एक एक कई महिलाएं बोलती थी। और जब कितनी खुशी की बात होती थी, एक जगह जब हम सब जगह घूमे, 9 जगह घूमे, और उसी में महिलाएं बोलती थी और कितनी प्रसन्नता व्यक्त करती थी। और एक जगह जो हम देखे महिलाओं का, तो एक जगह महिला ने अपनी बात कही, उसको हम भूल नहीं सकते। उसने कहा कि देखिए, हमारे पति शराब पीते थे और शाम में जब घर आते थे दारू पी करके, तो बिल्कुल झगड़ा करते रहते थे। और जो भी पैसा वो कमाते थे, उनको जो मिलता था, ज़्यादा पैसा वो शराब में खर्च कर देते थे। बच्चे बच्चियों को पढ़ने तक में दिक्कत, घर में भी भोजन आदि का भी प्रबंध ठीक नहीं हो पाता था। ये सब स्थिति थी। और उसके बाद जब शराबबंदी लागू हो गया, तो शराबबंदी लागू होने के बाद अब जब शाम में आते हैं लौट करके ऑफिस से मेरे पति, तो बिल्कुल बाजार से सब्जी खरीद करके लाते हैं और घर में आते हैं तो मुस्कुराते हैं और हम लोगों के काम में सहयोग देते हैं। और अब उस समय देखने में बहुत बुरा लगते थे, अब देखने में बहुत अच्छा लगते। तो ये बात जब मुझको महिला ने कही, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत लोगों को तो लगता है कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ लोग अपने को बड़ा काबिल आदमी समझते हैं, विद्वान समझते हैं और दारू पीने के पक्षधर होते हैं। हम लोग जब से लागू कर दिए हैं, मेरे बड़ा खिलाफ रहते। आप जानते हैं ना कि हम जितना काम किए हैं, और आपको मालूम है तो कि शराबबंदी की बात ये कह रहे हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए कितना काम किया गया। और आप समझ लीजिए, जब शराबबंदी लागू किए तो जितना काम आज भी अच्छा किया जा रहा, उसके बारे में लोग बाहर में नहीं इसका अपना कुछ लिखने उखने, बहुत लोग हैं, सब नहीं, कुछ लोग, लेकिन उन लोगों को लगता है, तुमको पता है कि भाई आप काबिल हो ही नहीं सकते। शराब पीना बहुत बुरी चीज। बहुत लोग तो कहते रहता था कि शराब चलेगा तो इसमें जो बाहर से आते हैं, टूरिस्ट लोग जो आते हैं, वो अब आएंगे बहुत कम। अब आपको मालूम है कि बिहार में बढ़ गया। हम केरला में गए थे, वहाँ के समुदाय के लोग, उसका एक हिस्सा लगा हुआ था शराबबंदी के लिए अभियान, हमको बुलाया था, वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर ये बात कहता था कि टूरिस्ट लोगों की कमी हो जाएगी। तो हमने उनको बता दिया था कि बिहार में टूरिस्ट की कमी नहीं है, बल्कि टूरिस्ट और बढ़ गया है। टूरिस्ट आता है वो दारू पीने के लिए आता है। अरे जो उसको आता है, पर्यटक जो आते हैं देखने के लिए आते हैं, विभिन्न समाज से, विभिन्न चीज़ों से उनकी रुचि रहती है,
उसको देखने के लिए आते हैं। तो कितना हुआ है बिहार, एक एक चीज के बारे में देख लीजिए। और आप जानते हैं जब शराबबंदी लागू किया गया तो कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, आज उनकी स्थिति कितनी सुधरी है। तो हर प्रकार से स्थिति में काफी सुधार आया। और हमको तो जो अभी हमने लेटेस्ट फिगर मंगवाया था कि भाई जरा सा लेटेस्ट एकदम अध्ययन कर लीजिए कि कितने दिनों में कितना तक हो गया था, तो हमको जो पता चला ये मालूम हुआ कि 1,60,00,000 से ज़्यादा लोग शराब पीना छोड़ दिए। अभी भी हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि आप लेटेस्ट, ये 18 में हुआ था एक बार, हमने फिर कहा है कि शराब पीना जो छोड़े हैं उनकी संख्या और अद्यतन आए, इसको देखने के लिए लोगों को भेजिए। आप सोच लीजिए, जो लोग शराब पीते थे उन्होंने पीना छोड़ दिया, स्थिति में कितना सुधार आया। आप जरा देख रहे हैं कितना बुरा हाल था बिहार का। बिहार के विकास के लिए तो सब काम किया गया। क्या हालत था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो कहां आते थे जी, शाम होने के बाद घर से निकलने का हिम्मत करता था, घर से निकलते नहीं थे शाम होने के बाद। कैसी स्थिति रहती थी पहले की स्थिति। और फिर कहीं कोई जाना चाहता था तो बहुत जगह सड़क तो नहीं था, ज्यादातर जगहों पर तो पैदल जाना पड़ता था। अरे हम जब एमपी थे तो हमको अपना याद है, बाढ़ के एमपी थे, टाल का इलाका, और कहीं कोई सड़क नहीं, पैदल चलते थे। आपको मालूम, हम अपने क्षेत्र में घूमते थे और जिस दिन भी हम क्षेत्र में जाते थे, एक दिन में हम पैदल 12 किलोमीटर चलते थे। हम केंद्र में मंत्री भी हो गए थे, उस समय की भी बात है। यह बिहार का हाल था। और कहीं भी जाते थे तो क्या बुरा हाल रहता था, किस तरह से लोगों को दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया। अब बोलिए, लगभग जो हम लोगों ने तय किया कि गांव गांव को सड़क से जोड़ेंगे, ये काम हो गया। और आप जानते हैं कि हम लोगों की शिकायत सुनने के लिए बैठते हैं सोमवार को, अब आकर के जो बताते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं एक एक तरफ से। तो एक एक जगह पर काम, शहरी इलाके का कितना विकास। और केंद्र में जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार बनी, तब पूरे देश में और भी केंद्र सरकार की तरफ से सड़कों के बनाने का जो निर्णय लिया गया, और वो उसके बाद से जो काम शुरू हुआ है, अब कितनी सड़कें बनी है, राज्य सरकार के द्वारा कितनी सड़कें बनी, गांव की कितनी सड़कें बनी, शहरों की कितनी सड़कें बनी है। ये सब करके अब आपको कितनी सुविधा। और जो जो कहीं कहीं बचा हुआ है, चिंता मत करिएगा, एक एक चीज को देखते रहते हैं। तो वो सब सड़क को तो हम लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन पहले से लेकर के अभी क्या सुविधा हो गई। और आप जानते हैं, जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तो उस समय कह दिया था कि भाई राज्य के सबके दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब 6 घंटे का उद्देश्य प्राप्त हो गया, तब उसके बाद हम लोगों ने फिर तय कर दिया कि अब आगे का हमारा उद्देश्य है कि 5 घंटा से ज्यादा समय न लगे। और उसके लिए कितनी सड़कें कितनी बन रही है, कितना पुल बन रहा। और हम लोगों ने तय कर दिया कि सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, पुल पुलिया बनाना नहीं है, बल्कि उसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, उसका देखभाल करना पड़ेगा। आज भी कभी कभी बाढ़ आता है, बर्बाद हो जाता है, हर बार हम कहते हैं। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जितने भी हमारे पुल पुलिया है, ये सब का मेंटेनेंस का काम भी संबद्ध विभाग करेगा। यह हम लोगों ने तय कर लिया है और उसके हिसाब से अभी लोग इस पर आगे काम कर रहे हैं। और भवन निर्माण भी बनाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने तय किया। तो कितना काम किया। और जरा पढ़ाई लिखाई कितनी होती थी भाई, कितने स्कूल चलते थे, जरा याद करिए। बच्चियां कितना पढ़ती थी, 5वां क्लास तक तो पढ़ लेती थी बहुत बच्चियां, लेकिन उसके आगे नहीं पढ़ पाती थी। क्यों, मिडिल स्कूल में भी जाना है उसको तो उसको कपड़ा चाहिए। गरीबी इतनी थी कि अपने बच्चियों को कपड़ा के लिए भी पैसा नहीं दे सकते थे, बना सकते थे।
तो उसको नहीं भेजते थे, तो कितनी कम लड़कियां जाती थी। हम लोगों ने क्या शुरू किया, कितने नए स्कूलों का निर्माण कराया और किस तरह से लड़कियों को पढ़ने के लिए पोशाक योजना की शुरुआत करा दी। और फिर हमको लगा कि 8वें तक ही नहीं बल्कि आगे बढ़ेगी और आगे पढ़ेगी, तब 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए जो हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। कितनी लड़कियां साइकिल चलाती थी, और जब हम लोगों ने अपने राज्य में लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की, ये देश में ही कहीं नहीं, ये दुनिया में कहीं नहीं। और जब साइकिल योजना शुरू हुई और लड़कियां कितना खुश हुई और साइकिल चलाकर जो जाने लगी, और उसके बाद तो कई जगहों पर जब स्कूल से लौट करके आती थी तो घर का भी कोई काम है तो अपने पिता को, अपनी माता को लेकर के शाम में बाजार भी जाने लगी। यह स्थिति हो गई और ये लड़कियां कितनी बढ़ गई साहब, कितना उत्साह है। भूलिएगा मत, सब जीविका की दीदियों को कहेंगे कि जो काम शुरू किया गया भूलिएगा नहीं। आजकल, पहले तो हम जो भी काम करते थे एक एक चीज लोगों तक रहता था, लेकिन जब से नई टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया आ गया है ना, तब से नया नया बात प्रचारित होता है। पुराना बात जितना किया गया सब लोग उसको भूल जाते हैं, एक एक चीज नया नया आने लगा, तो नया नया आने लगा है। लेकिन इन चीजों को मत भूलिएगा, लड़कियां कितना पढ़ने लगी। और उसके बाद जब हम जगह जगह घूमते थे तो जगह जगह देखते थे कि लड़के भी कुछ कहना चाहते थे, तो हमने कहा क्या है, तो कहा कि हमारे लिए भी कुछ सोचिए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। लड़का लड़की, अब देखिए तो हाई स्कूल में 9वें क्लास के बाद कितने लोगों को मिलती है साइकिल, और किस तरह से पोशाक योजना नीचे से लेकर के ऊपर तक एक एक काम जो किया गया। अब कितने लोग पढ़ने लगे, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी। और आपको अब मालूम है कि अब पिछले साल मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 300 ज्यादा लड़की थी। अब इतनी ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ती चली जा रही स्कूल में, और आपको मालूम है कि अब कितना पढ़ रही। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीजों पर हम लोगों ने क्यों ध्यान दिया। आप जानते हैं कि किस तरह से प्रजनन दर, कैसे कितना ज्यादा यहां पर आबादी बढ़ती चली जा रही है। और जब लड़की पढ़ लेगी, जब इसका आकलन किया गया, जब देखा गया कि साहब देश भर में भी अगर लड़का लड़की में, लड़की भी माने पति पत्नी में पत्नी भी अगर मैट्रिक पास है, तो देश भर का जो एवरेज था प्रजनन दर 2 के करीब। और बिहार का भी जो किया गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी भी मैट्रिक पास है तो उसका भी मिल रहा है 2 के करीब। और उसी तरह से अगर इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो देश भर का जितना मिल रहा था 1.7 पति पत्नी पत्नी। अपने यहां भी देखे कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो उसका निकल रहा प्रजनन दर 1.6। तो ये सब बात आई तो हमारे मन में यूरेका की भावना आई, और तभी हम लोगों ने तय कर दिया कि हम सब लड़की को कम से कम इंटर तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर एक पंचायत में +2 तक की पढ़ाई का इंतजाम कर देंगे। अब देखिए कितना काम हो गया। और कल भी आप जानते हैं ना, कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित कर दिया, कितना ज्यादा जो कुछ भी जहां जिन पंचायतों में हाई स्कूल नहीं, +2 तक की पढ़ाई नहीं थी, उन सब जगहों पर पहले से काम किया था, नया नया शुरू करवा दिया था। और बाद में जब पता चला कि कई पंचायतों में जगह नहीं मिल रहा था नया स्कूल खोलने के लिए, तो बाद में हम लोगों ने वहां पर शुरू करा दिया। 8वीं तक की जहां पढ़ाई होती है वहीं पर से। अब देखिए 9वां 10वां तक का हो गया, अब उसके आगे 11वां तक का, और फिर जितना बनाए हैं और जितना पहले से है, ये सब की स्थिति को +2 तक की स्थिति में अच्छा बनाने के लिए भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कल ही कैबिनेट से 8,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा का हम लोगों ने पास कर दिया है
बिल पास कर दिया ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब सोच लीजिए, हम लोग एक एक काम करते रहते हैं, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग पढ़े, ये सब काम किया। स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी पहले? कहां पढ़ाई होता, कहां इलाज होता था? कोई जाता था इलाज करने के लिए? और उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर से लेकर के बाकी एम्प्लॉय और सब जगह पर अस्पतालों के बारे में जो सुधार करवाया, कितना सुधार करवाया। पहले कितने लोग जा रहे थे प्रखंड स्तर पर? मात्र 39, जो हम लोगों ने 2006 में सर्वे कराया था फरवरी तक। और उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आज क्या स्थिति है। हर उस जगह पर अब जाते हैं जहां जाते थे 39 एक महीना में, अब एक महीना का हो गया 10,000। एक एक तरह से काम, कितने नए और मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना, नए और इंस्टीट्यूशन, कितना सब काम स्वास्थ्य के काम। तो साथ देख लीजिए, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, हर इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़कों का हो, पुल पुलियों का हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। समाज के जो कमजोर तबके के लोग थे, जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अति पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक समुदाय के, ये जो सबसे पीछे दिखाई पड़ते थे, स्कूलों के बारे में भी हमने जो आकलन किया था उसमें दिखते थे। तो इन सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम हम लोगों ने किया। तो कौन सा काम हम लोग छोड़े? एक एक काम छोड़े, लेकिन ये सब काम तो होता है। अब लोगों की आमदनी बढ़ रही, अब उसके बाद ये दारू में सब बर्बाद कर रहे थे। तो जब इन्हीं लोगों की बात हुई तो हम लोगों ने शराबबंदी लागू कर दिया। अब आज स्थिति देख रहे हैं ना जरा, जो हमने जीविका समूह बनाने का निर्णय लिया महिलाओं के लिए। स्वयं सहायता समूह बहुत कम थी, लेकिन हम लोगों ने तय किया इसकी संख्या बढ़ाएंगे और हम नए सिरे से कराएंगे। और उसके लिए जो काम किया, उसका नामकरण किया जीविका समूह। और कितनी बड़ी संख्या में, हमने तो कहा था कि भाई 10 लाख स्वयं सहायता समूह हम लोग बनाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि अब 10 लाख से भी आगे बढ़ गए। ये स्थिति हो गई बिहार में अब, और जिसको हम और आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। 1,28,00,000 से भी ज्यादा परिवार के लोग अब जीविका समूहों से जुड़ गए। एक एक काम क्या किया, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम किया। कहां पहले महिला होती थी? जब पहली बार मौका मिला हम लोगों को, तो आप बताइए, पंचायत का चुनाव 2006 में था, तो हम लोगों ने क्या लागू किया? 50% महिलाओं के लिए जो कानून बना था केंद्रीय, उसमें 1/3 थी। और हम लोगों ने तय कर दिया बिहार पहला राज्य है जिसमें 50%। और फिर अगले साल नगर निकायों का चुनाव हुआ, उसमें भी यही हम लोगों ने कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में, अभी हाल ही में ना चुनाव हो गया पंचायत का, फिर चौथा चुनाव, कितनी महिलाएं चुन करके आती, कितना अवसर मिला, पढ़ाई का कितना अवसर मिला। और सरकारी सेवा में जरा बताइए कितना ज्यादा सरकारी सेवाओं में महिलाओं को जो हम लोगों ने आरक्षण दिया। सबसे पहले तो हम लोगों ने पुलिस में पूरा का पूरा आरक्षण दिया हमने महिलाओं के लिए। तब कितनी महिलाएं हैं पुलिस में बिहार में? अब बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, आप जान लीजिए इस देश के बड़े से बड़े राज्य में, अमीर से अमीर राज्य में, किसी भी राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस बल में नहीं है। ये बिहार का, हम तो सबसे गरीब राज्य में है भाई। इतना काम करने के बाद भी, लेकिन जहां कहीं भी यहां पर काम किया गया, अब आप सोच लीजिए। और उसके बाद हम लोगों ने 2016 में लागू कर दिया, सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं को 1/3 हम 35% रिजर्वेशन देंगे। आज देखिए सब चीज की सेवा में, हर सेवा में, तो कितना हम लोगों ने सबके लिए काम किया, सबके उत्थान के लिए काम किया, महिलाओं को इतना सब काम किया। व्यापार के क्षेत्र में भी अगर कोई काम करना चाहेंगी तो
तो उसके लिए हमने हर महिला के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष हो या स्त्री, और उसके बाद उसमें जोड़ा अति पिछड़े वर्ग को। इन तीनों के लिए हम पहले से किए थे। ये कोई उद्योग करेंगे 5 लाख रुपया तक का उनको सिर्फ अनुदान दिया जाएगा अधिकतम, और 5 लाख रुपए तक का अधिकतम उनको ऋण लिया जाएगा बिना टैक्स के। अब आप सोच लीजिए, जो हम लोगों ने शुरू किया था वही अब सारे महिलाओं के लिए कर दिया। अब बाकी जो बच गए थे पुरुषों के लिए भी हमने जो है उनके लिए भी कर दिया है कि 5 लाख रुपया तक का उनको अनुदान देंगे, चाहे वो ऊंची जाति के हों या पिछड़े वर्ग के हों, कोई हो। और अगर वो कोई काम करेंगे तो उनको अगर 5 लाख का कर्ज मिलेगा तो मात्र उनको 1% का टैक्स, लेकिन बाकी सारे महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के, ये सब के लिए जो पहले किया अब सारे महिलाओं के लिए कर दिया, चाहे वो किसी भी जाति की हो। तो एक एक तरह से काम। उसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए कितना ज्यादा हम लोगों ने उनके उत्थान के लिए काम किया। तो एक एक समुदाय ऐसा नहीं है जिसके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया। और उसी में जब मांग आई शराबबंदी का तो शराबबंदी लागू किया, और इसके लिए हम लोगों ने जितना भी संभव है उतना काम हम लोग कर रहे हैं। और जो पहला अभियान चलाया, सब कुछ किया। आज कितना अच्छा गा रही थी, हालांकि कलेक्टर साहब जरा सा इंतजाम रखते उस सब की आवाज़ को और ज़्यादा बढ़िया से पूरा जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन फिर भी सब कितना बढ़िया एक एक गाना गा रही थी, किस किस तरह से बता रही है एक एक चीज़ के बारे में, हर तरह की बात जो हम लोग आज समाज सुधार अभियान चला रहे, चाहे शराबबंदी का मामला हो, बाल विवाह का मामला के खिलाफ हो, दहेज प्रथा के खिलाफ हो, तो इन सब चीज़ों के मामले में जो पूरी की पूरी जागृति आ रही है। तो हम लोगों ने फिर से ये सोचा कि भाई ये काम तो हो रहा, और बीच बीच में आप जानते हैं ना कि बीच में क्या हो गया था। बीच में इधर घटना घट गई, जो जहरीला शराब पी करके मरा, उसकी घटना आ गई, तो उसको लेकर के लोग कहने लगे कि शराबबंदी का तो कोई मतलब नहीं है, फालतू चीज है। हम कह रहे शराबबंदी का मतलब ये तो साबित कर रहा है ना, दारू पियोगे तो मरोगे। दारू तुमको कोई दे रहा, वो जहरीला दे रहा, तुम पी रहे हो तो मर रहे हो, ये तो बड़ी बुरी चीज है। कितने तरह से लोग इधर उधर बोलते रहते। तब हमने सोच लिया कि बड़े पैमाने पर हम लोग निश्चित रूप से लागू करेंगे हम लोग फिर से समाज सुधार अभियान को। और सबसे पहले हम लोगों ने 16 नवंबर को मीटिंग की, पूरे राज्य के सभी अधिकारियों के साथ, सब जगह 7 घंटा हमने मीटिंग की, और उसके बाद वही तय हुआ कि हम लोगों को इस काम को आगे करना है। और फिर 26 तारीख से तो हम लोगों ने इसको 26 नवंबर से, जिसको नशा मुक्ति दिवस हम लोग कहते हैं, उस नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम लोगों ने तय कर दिया कि आज से हम लोग ये अभियान शुरू कर देंगे। तो यही अभियान शुरू किया, और इसी अभियान के सिलसिले में हमने तय किया कि हम जाएंगे कम से कम 12 जगह। पिछली बार तो गए थे 9 जगह, इस बार हमने बढ़ा करके कर दिया है 12 जगह। तो 6 जगह तो गए, और फिर तीसरा राउंड कोरोना का आ गया, तो उसी के चलते सब चीज़ को रोकना पड़ा, तब मुक्ति मिल गई। तब तो जानते ही अब इससे छुटकारा धीरे धीरे मिल रहा। अब तो आपके यहाँ शराब भी बिल्कुल कम हो गया है, पूरे तौर पर काफ़ी कम संख्या हो गई है। यहाँ भी मेरे ख्याल से भागलपुर में भी और बांका में भी बहुत कम संख्या हो गई है, जो हमको लेटेस्ट फिगर मिला है उसके हिसाब से। तो अब ये स्थिति है, तो हम लोगों ने आज से फिर शुरू कर दिया। तो अब ये लगातार बाकी जो 6 जगह है वो सब पूरा करेंगे, लेकिन सिर्फ हम जा करके पूरा नहीं कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि इस चीज को बहुत आगे बढ़ाना है। एक एक चीज को
और यहाँ पर जितनी जीविका समूह की महिलाएं, अन्य जो हमारे जनप्रतिनिधि और बहुत लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, सबसे हम कहेंगे ये अभियान तो भाई निरंतर चलाइए। और जानते हैं बहुत लोग जो अनाप शनाप बोलता है, अभी आप समझ रहे हैं कि समाज सुधार अभियान का ये कागज सबको दिया गया, ये घर घर में रखिएगा। जरा समाज सुधार अभियान में क्या लिखा गया जरा देख लीजिए। शराब के दुष्प्रभावों पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में सर्वे किया, जो हम लोग लागू किए शराबबंदी, पूरे दुनिया का किया, और पूरे दुनिया का उसने जो पूरा किया, और 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को जारी किया। और क्या अद्भुत जारी हुआ है। इस बात को हम उसी समय से कह रहे हैं कि लोगों करिए, और इस अभियान के सिलसिले में हम खास तौर पर आप सब लोगों के ये ध्यान में लाना चाहते हैं कि इसको हमेशा ध्यान में रखिए। दुनिया भर का सर्वे किया, एक एक जगह का आंकड़ा लिया, और पता है जब उसने आंकड़ा किया पूरे दुनिया का तो क्या निकाला। रिपोर्ट जो जारी किया है, सबसे पहले क्या चीज कहा उसने, कहा कि शराब के कारण, दुनिया भर में जो शराब लोग पीते हैं, तो शराब पीने के कारण लोग मर जाते हैं। तो एक साल में पूरे दुनिया में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु होती है। 2016 में पूरे दुनिया के एक एक प्रांत, एक एक जगह पर, हर जगह का उसने सर्वे किया और उसने इस रिपोर्ट को जारी किया। और आप जानते हैं एक साल में जो पूरा का पूरा मृत्यु होती है लोगों का, जितने लोगों की दुनिया में एक साल में मृत्यु होती है, उस मृत्यु होने में दारू पीने के कारण जो मरते हैं 5.3% लोग सिर्फ शराब पीने के कारण मरते हैं। ये किसने किया, ये देखिए, इसी में लिखवा दिया गया है। ये है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट। और दूसरी बात जरा और जान लीजिए, ये सब चीज जो दुनिया में फैलता है तो कम उम्र वाला लोग के दिमाग में भी आता है ना, तो उसका रिपोर्ट कितना सबके लिए समझने के लिए कितनी बड़ी आप जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। क्या उसने दुनिया भर में कहा कि दुनिया भर में जितने लोगों की मौत होती है, उस मौत में 20 साल से लेकर के 39 साल तक के लोगों की मौत जो हो रही है वो दारू पीने के कारण मौत हो रही है। और 20 से 39 साल में दारू के कारण मौत की कुल संख्या है 13.5%। आप सोच लीजिए, पूरे का है 5.3, आप 20 से 39 वाला जो दुनिया में दारू पी लेता है, वो जो मरता है वो 13.5%। और कितने तरह की बीमारियां होती है आप जरा जान लीजिए। शराब के जो के कारण जो मृत्यु होती है वो गंभीर बीमारियों से, जो टीबी है, HIV, एड्स, डायबिटीज, ये सबसे जितनी मृत्यु होती है दुनिया में, ये गंभीर बीमारियों से, उससे भी ज्यादा मृत्यु शराब के कारण, शराब पीने के कारण होती है। अब जरा सोच लीजिए शराब कितनी बुरी चीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी कर दिया, और उसने तो कहा कि शराब लगभग 200 बीमारियों को बढ़ाता है। आप जरा सोच लीजिए, दारू पीता है तो अनेक प्रकार की बीमारियों को बढ़ाता है, 200 बीमारी को बढ़ाता है। अब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और समझते नहीं हैं, हम ही पर कुछ लोग बहुत अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो इसलिए तो हम एक एक घर में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, आप जरा देखिए दुनिया में कितने तरह की नई बीमारियां फैलती है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को पीने की इजाजत दीजिए, कहे कि उसका तबीयत ये है, वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पीना चाहता है। अरे पीने से स्वास्थ्य ठीक होता है, पीने से स्वास्थ्य खराब होता है। और हमने बिहार में नहीं आने दिया, और हमने कहा कि जिसको लगता है स्वास्थ्य का, उसके लिए हम लोगों ने जगह जगह सेंटर बना दिया 16 में ही,
और कहा कि लोग जा करके किनारे में रहेंगे, और सबको समझाया और दारू पीना बंद किया। तो आप जरा समझ लीजिए कि शराब पीना कितनी बुरी चीज है, और 200 बीमारियों को बढ़ाता है, 200 बीमारियों को बढ़ाता है। और शराब का सेवन कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर, दिल की बीमारियां, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। ये इसने सब बात लिखा। और आप जानते हैं शराब पीने के कारण जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने जारी किया कि आप जान लीजिए कि आत्महत्या, सुसाइड जो करता है, आत्महत्या जो लोग करता है पूरे दुनिया में 18% लोग आत्महत्या करता है दारू पीने के कारण। दारू पीता हुआ आत्महत्या करता है, दारू पीने वाला इतना ज्यादा सुसाइड करता है। और इसके अलावे आपस का जो झगड़ा जो है, ये सबसे ज्यादा आपस का झगड़ा दुनिया भर में जो दारू पीता है वही आपस में झगड़ा करता है, और आपस का झगड़ा इससे ज्यादा कहीं नहीं है जो दारू पीने वाला झगड़ा करता है। ये सब रिपोर्ट है। और आपको मालूम है सड़क की दुर्घटना, दारू पी के गाड़ी चलाइएगा तो दुर्घटना होगा ही। तो दुनिया भर में दारू पी करके गाड़ी चलाने के कारण जो दुर्घटना होती है सड़क की, 27% दुनिया भर में शराब पी करके गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना का है। ये WHO ने इन सब बातों को लिखा है, और अन्य बातों के बारे में भी सब कुछ लिखा। ये अभी की कौन कौन गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं सबसे ज्यादा, 48% समझ लीजिए कि लीवर सिरोसिस के शिकार होते हैं, और माउथ कैंसर के 26% लोग शिकारी होते हैं। गंभीर बीमारी पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी के 26% शिकारी होते हैं। टीबी के 20% शिकारी होते हैं। मतलब ये चीज WHO ने पूरे दुनिया का आकलन करके 2018 में प्रकाशित किया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। अभी जो अनाप शनाप लोग बोलते हैं, हम लोगों ने इसी के लिए इसको कर दिया है ताकि घर घर तक रहे और सब कोई दिखाते रहिए। एक एक जगह इसको देखिए, और लोग बात करते हैं, भूल जाते हैं, अपने राष्ट्रपिता को भूलते हैं। काबिल लोग अपने को समझता है, बड़े बड़े पद पर है और अपने को काबिल समझता है। कौन है राष्ट्रपिता? देश को आजाद किसने कराया? बापू ने कराया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कराया। और जब देश में आजादी की लड़ाई बापू लड़ रहे थे तो कितना ज्यादा शराबबंदी के पक्ष में बोल रहे थे। और जो बापू ने जितनी बातें कही है उसको भी इसके साथ हम लिखवा दिए। क्या बापू ने कहा? शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, दारू पीने में जो हम बात कर रहे हैं, पी लीजिएगा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने उसी समय आजादी के लड़ाई के दौरान कहा कि शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि को भी हर लेता है। ये बापू का कहा हुआ है, राष्ट्रपिता का, कि खाली पैसा बर्बाद नहीं होता है, बुद्धि भी खत्म हो जाता है। ये राष्ट्रपिता का कहा हुआ है। और शराब पीने वाले इंसान जो रहते हैं, इंसान पीना शुरू करते हैं, हो जाते हैं हैवान। तो बापू ने कहा शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अभी आप बताइए, देश की आजादी की लड़ाई और इसके संविधान में व्यवस्था, हर राज्य को कहा है, अधिकार दिया है कि वो शराबबंदी लागू कर सकता है। इसके बाद कौन कौन लोग कहां कहां जाता है। और ये बात कोई करता, हम इसलिए अभियान चला रहे हैं कि अगर भूल जाएंगे, बापू की बात को भूल जाएंगे, राष्ट्रपिता को याद नहीं रखेंगे, ये सारी बातें हैं। और WHO ने अभी सबसे ज्यादा इन सब बातों को, जो बातें कही है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने ये तय किया। और इसके अलावे आज तो शराबबंदी के साथ है, लेकिन उसके साथ साथ दहेज प्रथा, बाल विवाह। अब आप तो जानते हैं कि दहेज प्रथा और बाल विवाह
दोनों के ऊपर में पूरे देश में कानून बना हुआ है। आपको शादी विवाह में दहेज नहीं लेना है, लेकिन कितना लोग दहेज के चक्कर में रहता है जी। लड़का को पढ़ाता है और लड़की को कम पढ़ाएगा। अरे अब तो हम इतना कर दिए कि अब लड़की को कोई कम पढ़ाना चाहेगा तो लड़की कम पढ़ेगी, अब तो सब लड़की पढ़ेगी। किस बात के लिए आप बात करते हो भाई? लड़का का ब्याह करोगे और लड़की को लाओगे और उससे तुम दहेज लोगे? कानून तो बना हुआ, आप जरा बताइए तो। हम आप सब लोग यहां पर हैं, ये अगर पति पत्नी न हो, स्त्री और पुरुष न हो, तो हम आप कहीं आते क्या? पुरुष और स्त्री रहेंगी तभी ना हम आप जन्मे हैं जी, या आगे भी जन्मेंगे। इसलिए कोई लड़का है वो ब्याह नहीं करेगा तो उसका कोई बाल बच्चा होगा? तो इसलिए अगर जो शादी होगी तो उससे दहेज लेना है, ये कितना गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बात है। महिला आएगी आपके यहां तो उससे पैसा लीजिएगा, दहेज लीजिएगा। पुरुष है तो आप ही को वैल्यू है, अब महिला को वैल्यू नहीं है। मत करिए ना ब्याह, रहिए ना, मर जाइएगा, उसका तो आपका ना कोई बाल बच्चा, और कुछ दिन में कोई याद भी नहीं करेगा कि फलाना आदमी था। याद भी करता है बाल बच्चा तभी ना जी, जब शादी करते हैं। और जब शादी करते हैं तो लड़की से शादी करते हैं, कोई लड़का लड़का में शादी नहीं ना होगा, लड़की से ना शादी होगा। तो उसी से शादी करने में दहेज लीजिएगा, इससे बढ़कर के कितना गंदा चीज है ये। इसलिए दहेज के खिलाफ भी अभियान चलाते रहना है। और आप देख लीजिए, हमने तो कह दिया, अब हम तो बिल्कुल जो कोई भी शादी करेगा न्योता देगा और लिख देगा कि हमने दहेज नहीं लिया है, तभी उसके यहां जाएंगे। आप लोगों को भी कहेंगे, जो अगर लिख दे कि दहेज नहीं ले रहे हैं उसी के शादी में जाइए, और कोई दहेज वाला करे उसके ब्याह में मत जाइए। और एकदम हम बहनों से कहेंगे कि पूरे तौर पर अभियान चलाते रहिए दहेज प्रथा के खिलाफ। और आज तो मुझे खुशी हुई कि बाल विवाह के बारे में भी आप लोगों ने कहा, कम उम्र में बच्चों को शादी करना। लड़का का उम्र 21 साल होना चाहिए, लड़की का उम्र 18 साल होना चाहिए। और अब तो केंद्र सरकार नियम बनाने के लिए प्रस्ताव लाई है कि लड़की का भी 21 करेंगे, तो वो तो आगे की चीज है। लेकिन अभी तो कम से कम 18 है ना जी, 18 से कम उम्र में लड़की का शादी करना है। कम उम्र की लड़की शादी होगी तो उसको तो तबाह न करिएगा, नुकसान ही न पहुंचाइएगा। बच्चा जो पैदा होगा, बच्ची जो पैदा होगा, उसको तरह तरह का तकलीफ और दुख होता है, अनेक तरह की बीमारियां आती है। इन सब चीजों के बारे में, बाल विवाह और दहेज प्रथा के बारे में भी एक एक चीज, सब चीज को लिख दिया गया कि किस तरह से बाल विवाह बुरी चीज है, दहेज प्रथा बुरी चीज है और बाल विवाह नहीं होने देना। मुझे खुशी हुई कि यहां पर लोगों ने कहा कि बाल विवाह करने जा रहे थे और सब लोगों ने, जीविका की दीदियों ने कहा और उसके बाद इसके लिए तैयार हुए और बाद में कहा। एक बड़ा अच्छा लगा कि एक को करने जा रहे थे 16 में, अब बाद में लड़की का शादी किए 20 साल की उम्र में। तो ये कोई मामूली खुशी की बात है? होना ही चाहिए, कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होगा। और आप जानते हैं, ये कम उम्र में लड़कियों की जो शादी करते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जो बच्चा बच्ची पैदा होता है, उसका मैक्सिमम लोगों का हाइट जो है वो बहुत कम रह जाता है। ये भी जान लीजिए, आप धीरे धीरे दुनिया भर में सबका बढ़ते जाता है। और ऐसा कम उम्र में शादी करिएगा तो बहुत लोगों का होगा, कितना बुरा है। तो इसीलिए हर चीज के लिए, चाहे शराबबंदी, शराब के खिलाफ हो, शराबबंदी के लिए हो, और दूसरी चीज है बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो इसको लेकर के निरंतर अभियान चलाना है, छोड़ना नहीं है कभी। और कोई भी अगर बाल विवाह कर रहा है उसको रोकने के लिए हर जगह प्रयास करना चाहिए, होने नहीं देना चाहिए। इसलिए हम आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि आज के इस अवसर पर हम लोग जो यहाँ पर बैठे एक दूसरे की बात सुने। हम तो समाज के कल्याण के लिए तो काम करते ही रहेंगे, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, ये सब तो मानते हुए हम लोगों को आपने मौका दिया है
हम आपके हित में काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे, देश में विकास में अपनी भूमिका देंगे, सब काम करेंगे और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल होना चाहिए। कितना क्राइम भी घटा, ये सब काम हम लोग करवाते हैं, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ ये अभियान भी बहुत जरूरी है। ये सबके समाज के हित में है, लोगों के हित में। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि ये जो समाज सुधार अभियान है, नशाबंदी को लेकर के, और दूसरी बात है बाल विवाह और दहेज प्रथा, इन सब के लिए निरंतर अभियान चलाते रहिएगा, करिएगा ना लगातार, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बात सुने बहुत अच्छा लगा, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए बहुत अच्छा लगा। और जो आज की बात है, अपनी बात यहाँ से लौट करके अपने अपने गांव जाइए, सबके सामने इन सब बातों की चर्चा करिए और सबको पूरे तौर पर जागरूक करके इस अभियान को आगे निरंतर तौर पर बढ़ाते रहिएगा। यही हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। और हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं, जो हमने कहा विकास का काम और तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन समाज में जो हमने कहा प्रेम का, भाईचारे का भाव होना चाहिए, मिलकर चलेंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान करेंगे, और जब मिलकर चलेंगे समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए ये काम, समाज सुधार के लिए भी ये काम करने के लिए आपने हाथ उठा करके आश्वस्त कर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये अभियान निरंतर चलना चाहिए। अंतिम में यही कहेंगे कि 12 दिन हम कहीं जा रहे हैं, वहीं तक अभियान नहीं है, ये निरंतर जारी रहेगा अभियान। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से मिलकर के खुशी हुई। आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका मैं पुनः न सिर्फ धन्यवाद देता हूं, बल्कि आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।